हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। राइट, यानी कि हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप की अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो हमारे पास अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें चार टाइप की अट्रैक्शन प्रेजेंट हो सकती है। सबसे पहले अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं या फिर सबसे पहले सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं आयनिक सॉलिड, दूसरे हमारे पास आते हैं मेटेलिक सॉलिड, तीसरे हमारे पास आते हैं कोवलेंट सॉलिड एंड थर्ड टाइप के सॉलिड हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन चार डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है वो की है कि दो एटम्स के बीच में, जो दो सॉलिड के एटम्स हैं उनके बीच में हमारे पास कौन सी इंटरेक्शन प्रेजेंट है। अगर सॉलिड में जो एटम्स हैं वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बने होंगे, अगर उनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी तो वो आयनिक सॉलिड हो जाएंगे। अगर दो सॉलिड्स के एटम्स के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो मेटेलिक सॉलिड कहलाएंगे। अगर उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो कोवलेंट सॉलिड कहलाएंगे। और अगर उनके बीच में वॉन डेर वाल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा या फिर आप कह सकते हो वॉन डेर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होंगी तो वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। राइट, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, किस टाइप की इंटरेक्शन प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर। राइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आयनिक सॉलिड के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि आयनिक सॉलिड में एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा? जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखती हो और दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखती हो। तो मेटल वो स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करती हैं और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यानी कि आयनिक सॉलिड तब बनेंगे जब बॉन्ड प्रेजेंट होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल मिलकर कौन सा सॉलिड बनाएंगे? आयनिक सॉलिड बनाएंगे। अब जो आयनिक सॉलिड है इसमें जो आयनिक इंटरेक्शन है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर कूलम्बिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। राइट, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं। जो आयनिक सॉलिड है वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी काफी ज्यादा हमें हाई देखने को मिलता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी काफी ज्यादा हाई हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं या फिर आप कह सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में ले आए, अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में ले आए या फिर अगर हम इनको एक्वा स्टेट में ले आए तो ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। राइट, क्यों होता है ऐसा? तो देखिए जब हमारे पास आयनिक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है उस टाइम पर ना तो आयंस फ्री होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो या तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि फ्री हो या फिर हमें फ्री आयंस चाहिए। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में ना तो इसके पास फ्री आयंस होंगे और ना ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट की जब हम बात करते हैं तो मोल्टन और एक्वा स्टेट इन दोनों के अंदर ही इनके पास क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। और फ्री आयंस होने की वजह से ही ये क्या कर पाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। राइट, तो ये था हमारे पास आयनिक सॉलिड के बारे में। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। कोई भी आप
उठा सकते हो जो कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो इनके अंदर, जैसे कि जिंक सल्फाइड में आयनिक बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है। अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को आप किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर दो, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रहेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा और वो आ जाएगा आयनिक सॉलिड के अंदर, राइट। ये था हमारे पास आयनिक सॉलिड के बारे में। अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में। अब देखिए मेटेलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हमने कहा मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब मेटेलिक बॉन्ड किन के बीच में प्रेजेंट होगा, जब हम दो मेटल को कंबाइन करते हैं, जब दो एटम, दोनों मेटल के एटम होते हैं हमारे पास, वो आपस में किसके थ्रू अटैच रहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, समझा दो। मान लो मेरे पास एक आयरन की रोड है, मेरे पास क्या है, एक आयरन की रोड है। अब इस आयरन की रोड में बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, राइट। इस आयरन की रोड में क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे आयरन के एटम हमें देखने को मिल जाएंगे। अब आप कुछ सोचो, हमारे पास, हमें पता है आयरन एक मेटल है और आयरन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हमें देखने को मिलता है, राइट। अगर हम आयरन को तोड़ना चाहें तो आयरन आसानी से टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आयरन की रोड में जो आयरन के एटम है, इनके बीच में आपस में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही होगी। तो ये जो अट्रैक्शन है दो मेटल के एटम के बीच में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड कह रहे हैं। और इसको तोड़ना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो सॉलिड जो कि मेटेलिक बॉन्ड पोजेस करेंगे, और मेटेलिक बॉन्ड किन के बीच में बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनता है मेटल के बीच में, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड बनता है मेटल के बीच में। तो वो सॉलिड जिनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है, और मेटेलिक बॉन्ड किन के बीच में प्रेजेंट होगा, जब दोनों मेटल होंगे, तो उन सॉलिड को हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। उन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, उन सॉलिड को हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। क्या ये बात क्लियर है। अब आखिरकार इनमें इंटरेक्शन कैसे हो रही होगी, तो देखिए हमारे पास इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो इनसाइड पोर्शन होता है, ठीक है, एक तो हमारे पास इनसाइड पोर्शन होता है जिसे हम कर्नल कहेंगे, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, इसमें मैंने न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर दिया है, और जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन है, वो सारा मैंने इस पॉजिटिव पोर्शन से दिखाया है, राइट। अब मेरे पास मान लीजिए एक दूसरा पॉजिटिव पोर्शन है, इसमें न्यूक्लियस भी आ गया, और ये आ गए इसके सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो किसी अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे को बाइंड अप करके रखते हैं, और ऐसे सॉलिड को हम क्या कह देंगे, मेटेलिक सॉलिड कह देंगे, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें किसमें प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल में आप कह सकते हो, यहाँ पर ये जो है हमारे पास मेटल्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि आयरन में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयरन एक मेटेलिक सॉलिड है, यानी कि निकल एक मेटेलिक सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, कोबाल्ट एक मेटेलिक सॉलिड है। तो कोई भी आप मेटल का एग्जांपल ले दो, वो आपका मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड जो होता है, वो वीक होता है कंपेयर टू आयनिक और कोवेलेंट, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है, ये आयनिक और कोवेलेंट इंटरेक्शन के कंपेयर में वीक होती है, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड की, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो देखिए कोवेलेंट सॉलिड का क्या मतलब है, वो सॉलिड जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहते हैं, आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो एग्जांपल में ग्रेफाइट आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, इनके अभी हम स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो और दो एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है बोरोन नाइट्राइड, और एक हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपको दो और याद करने हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड आपके क्रिस्टलाइन है या फिर अमरफस है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, और ये जो हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन करी है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम अमरफस सॉलिड को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, उनको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से उसको पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। तो हम जितने भी सॉलिड पढ़ेंगे, जितना भी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जितने भी एग्जांपल हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही एग्जांपल हैं। तो मैंने कहा बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कई बार आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो अगर आपको बोरोन नाइट्राइड दिखे और अगर आपको जो है सिलिकॉन कार्बाइड दिखे, तो आपको उनको अमरफस नहीं कराना है,
ठीक है। ये कैसे सॉलिड हमारे पास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन में भी कौन से सॉलिड है, ये हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोवेलेंट सॉलिड है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होती है जब दोनों स्पीशीज जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, उन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन कब चाहिए होगा, जब उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसी स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल। तो जब दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उन्हें हम कहेंगे उन्हें उनके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड में यानी कि हम कह सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड होते हैं जब नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा हो। जब नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा तो तब हम कहेंगे कि वहां से जनरेट होने वाला सॉलिड कैसा होगा, कोवेलेंट सॉलिड हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कहा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है, नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। तो देखिए बोरोन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो बोरोन नाइट्राइड जो कंपाउंड बनाएगा उसमें कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी। उसी तरीके से सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन हमारे पास जो है वैसे तो है मेटलॉइड, ठीक है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व रहता है। और कार्बन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो किसके एग्जांपल हो गए, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हो गए, राइट। तो अब हम बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं डायमंड ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है। सिमिलरली ये 3 कार्बन के साथ अटैच होगा और इस तरीके से ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर पोजेस करता है, तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक लेयर, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है। आप इसको ये देखो, ऐसी लेयर बनी हुई है, हेक्सागन की बहुत सारी रिंग है इस लेयर में। इसी तरीके से इसके नीचे एक लेयर होगी जिसमें हेक्सागन की बहुत सारी रिंग होगी, उसके नीचे एक लेयर होगी जिसमें हेक्सागन की बहुत सारी लेयर होगी। तो ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर बनी होती है। तो ये पहली लेयर जो है वो दूसरी लेयर के साथ क्या रहती है, वीक वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के थ्रू अटैच रहती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दिया क्योंकि ऊपर वाली रिंग थोड़ी बड़ी बन गई थी, नीचे वाली थोड़ी छोटी बनी है, तो इसलिए प्रॉपर इंटरेक्शन दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक लेयर दूसरी लेयर के साथ वीक वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के थ्रू क्या रहती है, कनेक्ट रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कनेक्ट रहेगी इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या होती है, वीक वॉन डेर वाल कनेक्शन रहता है। और क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में जो 2 लेयर है ये आपस में वीक वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के थ्रू कनेक्ट है, तो जब अगर हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, जो आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट ही तो होता है, तो जब आप उसको रब करते हो एक फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक लेयर दूसरी लेयर से स्लिप हो जाती है और वो लेयर स्लिप होकर आपकी नोटबुक में यूज हो जाती है एज अ मार्किंग्स, राइट। इस तरीके से ग्रेफाइट काम करता है। ग्रेफाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उसको हम लुब्रिकेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट की तरह यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एक लेयर और दूसरी लेयर आपस में वीक वॉन डेर वाल जो फोर्स है उसके थ्रू कनेक्टेड है, राइट। अब क्योंकि इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस है तो एक लेयर दूसरी लेयर से स्लिप कर सकते हैं। अब स्लिपरी चाहिए होता है हमें, जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लिपरी बनाना पड़ता है। इनका मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ये साथ के साथ स्लिपरी भी है, तो पाउडर फॉर्म में हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर इनको डाल देते हैं, छिड़क देते हैं हम, ठीक है, पूरे टाइप में, जिससे कि होगा क्या, ये मशीन के अंदर का जो है प्रोसेस उसको स्लिपरी बना देगा और ये उड़ता भी नहीं है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब हमने कहा एक कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ कनेक्ट रहता है, राइट। तो हर कार्बन के पास क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे लगभग पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो हमारे पास डायमंड है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन बाकी 3 के साथ अटैच है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड उसने बनाए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड के अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। डायमंड के अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ कनेक्ट रहता है, 4 कार्बन के साथ कनेक्ट रहता है। इसी तरीके से ये 4 के साथ कनेक्ट रहेगा, ये 4 के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायमंड जो है वो एक डायमंड के अंदर एक कार्बन बाकी 4 के साथ कनेक्ट रहता है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के अंदर, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहाँ पर जो पैकिंग हो रही होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो हम जानते हैं। और डायमंड को हम एज अ ड्रिलिंग भी यूज करते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, टूटता नहीं है डायमंड कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ग्रेफाइट एंड डायमंड को लेके। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में कि आखिरकार मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो हमने कहा मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। सबसे वीक इंटरेक्शन किसके अंदर होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन प्रेजेंट है, अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है हमारे पास एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और उनके बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होगी, उनके बीच में वीक डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होगी, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाए, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक डिस्पर्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक हमारे पास आएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एग्जांपल करवाऊंगा आपको सारे के सारे। एक हमारे पास आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब जिनके अंदर वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन है, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन है वो कैसे हैं, पोलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं HCl की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहेगा। एक और HCl आ जाएगा मान लीजिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में क्या हो जाएगी, वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है हमारे पास, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो सॉलिड क्रिएट हुआ है, ये सॉलिड क्रिएट हुआ है पोलर नेचर की वजह से। इसमें पोलैरिटी थी, इसमें पोलैरिटी थी, इन दोनों में पोलैरिटी की वजह से अपोजिट चार्ज के बीच में वीक इंटरेक्शन क्रिएट होने लग गई है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गए हैं, राइट। और तीसरा हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके अंदर जो वीक इंटरेक्शन है, वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एग्जांपल आपको पता ही होगा, वाटर आपके पास जो है, ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा, वाटर पार्शियल पॉजिटिव इसके पास है, पार्शियल नेगेटिव इसके पास है। एक और वाटर का मॉलिक्यूल लेके आऊंगा, तो पार्शियल नेगेटिव इसके पास, पार्शियल पॉजिटिव इनके पास, इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन, वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन डिस्पर्शन फोर्स भी हो सकती है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे पोल क्रिएट थे, यहाँ पे भी दो पोल क्रिएट थे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि इस इंटरेक्शन का नाम था डिस्पर्शन फोर्स, उसी तरीके से इस इंटरेक्शन का नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जिन मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैकिंग वॉइड
पैकिंग एफिशिएंसी एंड किस किस टाइप के क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। किसी भी टाइप का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।